ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। नॉर्थ अमेरिका में हमने क्या क्या देख लिया था? नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमने कनाडा कंप्लीट कर दिया और यूएसए कंप्लीट कर दिया ना। आज हम लोग स्टडी क्या करने वाले हैं? मैक्सिको के बारे में, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज। सेंट्रल अमेरिका और वेस्ट इंडीज, ठीक है, ये सब के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। सो इम्पोर्टेंट है कि मैप देख लेते हैं। मैप, ठीक है, ओके, कहाँ जा, पहले मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ इसमें क्रॉप करके कि जो ये सेक्शन है, अरे यार, हाँ मैप दिख नहीं रहा है क्या? मतलब ये अपना नॉर्मल वाला मैप है, उस पे वाइट पेज एक बार वापस से ज्वाइन कर ले। कनाडा, यूएसए, और ये अलास्का भी यूएसए का ही है। अलास्का विजिबल है अभी? विजिबल नहीं है, ऐसे क्यों हो रहा है? दिखाया? बैक किया था इन द सेंस मैं जस्ट चेक कर रहा था कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, समझ गया मैं। ये पेज नहीं दिखा रहा है। ओके, मैं वापस से एक बार शेयर का वो करके देखता हूँ, ठीक है। वॉइस जा रही है क्या? शेयर स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके गुड, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में हमने कनाडा देख लिया था, अलास्का के बारे में पढ़ लिया था, यूएसए के बारे में पढ़ लिया था, ठीक है। ओके, अब हम लोग ये वाला जो सेक्शन है मैक्सिको, मैक्सिको को देखेंगे। फिर इसके बाद ये जो नीचे वाला है सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, और जो इधर वाले हैं इसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज़, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करते हैं, क्लियर है? ओके, चलो फिर हम देखते हैं मैक्सिको के बारे में। तो थोड़ा सा मैक्सिको का ये ले लेते हैं, हम मैप ले लेते हैं। मैप दिखाई दे रहा है ये? तो पहले ऐसे बता दे, देख, ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको, मैक्सिको में बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, बस इसमें दो चीज़ें याद रखना है कि मैक्सिको का जो ये ईस्टर्न पोर्शन है, ईस्ट, ठीक है, ईस्टर्न, इसमें क्या आता है, उसमें जो खाड़ी है उसे कहते हैं हम गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। और जो वेस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन में जो खाड़ी है उसे कहते हैं हम लोग गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है ना, पूछेगा कि गल्फ गल्फ ऑफ मैक्सिको कौन से ओशियन में आता है, तो ये आता है अटलांटिक ओशियन में, अटलांटिक ओशियन में। और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कौन से ओशियन का पार्ट है, तो ये है पैसिफिक, पैसिफिक, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। इतना क्लियर है? ओके,
मैक्सिको के ईस्ट में क्या है, गल्फ ऑफ मैक्सिको या गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया? मैक्सिको के ईस्ट में कौन सा गल्फ है? गल्फ ऑफ मैक्सिको। और वेस्ट में कैलिफोर्निया। गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कौन से ओशियन का पार्ट है? पैसिफिक ओशियन का। और गल्फ ऑफ मैक्सिको कौन से ओशियन का पार्ट है? अटलांटिक ओशियन का पार्ट है। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके। अब देख, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, ये जो मैक्सिको है, मैक्सिको का ये जो सेक्शन ऐसा उठा हुआ है ये, ठीक है। हाँ, ये देख, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, इधर से भी पानी से घिरा हुआ है, और इधर से भी पानी से घिरा हुआ है ना। कोई भी एरिया तीन तरफ से पानी से घिरा होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पेनिनसुला। तो इसे कहते हैं यूकाटन पेनिनसुला। यूकाटन पेनिनसुला। बात समझ में आया? हाँ, तो कहेगा कि यूकाटन पेनिनसुला कौन से देश में आता है? हाँ, मैक्सिको में आता है। बात समझ में आया? जैसे भारत में रहता है तो भारत का निचला हिस्सा हम क्या कहते हैं? अरे वो निचला हिस्सा नहीं, जो ये पेनिनसुला टाइप में है, इसको पेनिनसुला कहते हैं कि नहीं? पेनिनसुला, क्योंकि ये साउथ में है तो सदर्न पेनिनसुला कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हम लोग, है ना। तो भारत का निचला हिस्सा पेनिनसुला होता है। वैसे ही ये जो मैक्सिको का ये उठा हुआ भाग है, इस पेनिनसुला का क्या नाम है? यूकाटन पेनिनसुला। ठीक है। हाँ, तो मैक्सिको में तुझे तीन चीज़ें क्या क्या याद रखनी है। एक तो गल्फ ऑफ मैक्सिको कौन से ओशियन का पार्ट है, फिर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया कौन से ओशियन का पार्ट है, और यूकाटन पेनिनसुला कहाँ पर है। इतना क्लियर हो गया? ओके, बहुत बढ़िया। अब देख, अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद जो भी कंट्रीज तुझे अभी दिखाई देगा, मैं थोड़ा सा इसको ये कर देता हूँ, दूसरे पेज पे ले लेता हूँ। आएंगे हम सेंट्रल कंट्रीज की बात करेंगे। ये सेंट्रल अमेरिका, बस मैक्सिको में इससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका को। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका। अब देख, सेंट्रल अमेरिका में तुझे एक देश दिख रहा है, ग्वाटेमाला। देख, ये है ग्वाटेमाला। ओके, ग्वाटेमाला का जो फॉरेस्ट था ना, फॉरेस्ट, यहाँ एक सभ्यता यानी एक सिविलाइजेशन रहती थी, जिसे हम माया सिविलाइजेशन के नाम से जानते थे। माया सभ्यता के बारे में सुना है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ ना। तो यहाँ हमको देखना है ग्वाटेमाला। मैं एक लिखते जाता हूँ और बताते जाता हूँ। ग्वाटेमाला पूछेगा कि माया सभ्यता का फ्लरिशमेंट कहाँ हुआ था, तो ग्वाटेमाला में। माया सिविलाइजेशन। देख, माया सभ्यता के जो लोग थे, ये लोग क्या थे? अर्बन थे। ठीक है, विलेजर्स टाइप में नहीं थे। इनका लाइफ स्टाइल कैसा था? शहरीकरण टाइप में था, यानी अर्बनाइजेशन था, जैसे हमारे यहाँ का सिंधु सभ्यता था, है ना। सिंधु सभ्यता भी कैसा था? जो कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। ऐसे ही ग्वाटेमाला के जो लोग थे, ये भी अर्बन सिविलाइजेशन थी। ठीक है। अब यहाँ की जो ये माया सभ्यता के जो लोग थे ना, इन लोगों का मैथ बहुत स्ट्रांग था। मैथ, और जिनका मैथ स्ट्रांग होता है उनका एस्ट्रोलॉजी बहुत खतरनाक होती है। एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इन लोगों ने मैथ और एस्ट्रोलॉजी का यूज करके एक कैलेंडर बनाया था, अपना एक कैलेंडर जारी किया था, और
उस कैलेंडर का क्या नाम था? माया कैलेंडर। माया कैलेंडर। उन लोगों ने अपने वक्त से कई हजार साल आगे तक का कैलेंडर बनाया था, और वो कैलेंडर आके खत्म हो रहा था 2012 में। ठीक है, तो जैसे अगर हम अपने गूगल कैलेंडर में देखें तो हमको 2025, 26, 27, 28, 29, 30 ऐसे ही 2050 तक का कैलेंडर दे सकता है, लेकिन उसके बाद का भी क्या कैलेंडर दिखाएगा उसमें? नहीं दिखाएगा। बहुत जाएगा जाएगा 100 साल का तुझे दिखा सकता है, ठीक है, लेकिन तू सोचेगी कि 1000 साल 2000 साल का दिखाए, तो उतना बड़ा कैलेंडर उसमें नहीं दिखाता है। तो ऐसे ही इन लोगों ने अपने समय से काफी आगे तक का कैलेंडर बनाया था। सोच, माया सभ्यता कौन सी बीसी बीसी की सभ्यता है ये, और ये जो कि यहाँ पे 2012 तक का ये लोगों ने कैलेंडर बना के रखा था। तो उसके बाद 2000 कैलेंडर बनाने के बाद उसके आगे लोगों ने डॉट 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 ऐसे कर दिया था कि इसके बाद जो लोग आएंगे वो अपना 2012 के बाद अपना कैलेंडर बनाएंगे आगे, है कि नहीं? हाँ, और क्योंकि इनका कैलेंडर 2012 में खत्म हो रहा था, तो भारतीय मीडिया में एक ट्रेंड चला 2012 में कि 2012 में पूरी दुनिया क्या हो जाएगी? खत्म। आएगा प्रलय, दुनिया जाएगी डूब। बस समझ में आया? तो ये इंडियन मीडिया है, और भारतीय मीडिया को एक बस कोई छोटा सा टॉपिक दे दो, वो इंटरटेनमेंट तुम्हें कर डालेंगे, न्यूज कुछ नहीं बताएंगे। उन गधों को इतना पता नहीं था कि ये माया कैलेंडर में जो कैलेंडर बनाया गया है वो भाई 2012 में आके 2012 तक का कैलेंडर बनाया, उतना बहुत है यार। मतलब कितनी जो कि साल आगे का कैलेंडर बनाएंगे वो लोग। बस समझ में है क्या? हाँ, तो ठीक है, तो कहेगा कि माया सिविलाइजेशन, जो माया सभ्यता थी, वो जो है कौन से देश के जंगलों में पाई जाती थी? ग्वाटेमाला। ठीक है, ग्वाटेमाला। इतना क्लियर हुआ? ओके। अब देख, यहाँ पर तुझे कुछ देश दिखेंगे। एक बेलीज, बेलीज दिख रहा है, बेलीज। एक होंडुरस, ठीक है, और एल सल्वाडोर। ये सारे देश जो हैं बहुत गरीब हैं। ठीक है, कैसे हैं ये लोग? गरीब देश। यहाँ पर पावर्टी बहुत अधिक है। ठीक है, तो बेलीज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, और इनकी कोई बहुत खासियत नहीं है। ठीक है। हाँ, क्या? तो इसमें तुझे क्या बता दिया? बेलीज, होंडुरस और एल सल्वाडोर, ये सब क्या है? पावर्टी यहाँ पर बहुत अधिक है। पावर्टी अधिक है। ठीक है, और इनकी कोई खास जो है कोई इतना स्पेशलिटी नहीं है कि इनके बारे में और डिटेल से पढ़ा जाए। ठीक है। उसके बाद तुझे यहाँ पर एक देश दिख रहा होगा, पनामा। ये बहुत जो कि इसकी कुछ खासियत है। ठीक है, ये जो पनामा है ना, पनामा में यहाँ इसने अपने इस एरिया को काट करके ये वाला एरिया बोल रहा हूँ, ये जो पतला वाला एरिया है, इसे काट करके एक नहर बनाया है जिसे हम कहते हैं पनामा कैनाल। पनामा कैनाल। स्वेज कैनाल के बारे में बताया था मैंने। हाँ, तो स्वेज कैनाल को भी जो कि काट करके बनाया गया था, इजिप्ट वाला जो पोर्शन है ना, सिनाई पेनिनसुला का। हाँ, तो वैसे ही क्या होता था कि अभी इसको मैप पर समझ कि जैसे अगर हम बात करें, ओपन हो जाए, कहाँ गया? ये रहा हमारा जो है, कैसे घूम गया है सीधे हो जाए, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, और यहाँ से अफ्रीका, यहाँ से रहा अमेरिका, और यहाँ पे देख क्या था कि अमेरिका का कोई भी जहाज होता था ना, कोई भी जहाज अमेरिका से, ये वाले मैप पे देखते हैं, इसमें अच्छे से समझ में आएगा।
अब अमेरिका का कोई भी जहाज होता था तो उसे जाने के लिए इस साउथ अफ्रीका का ये रीजन पूरा पार करके जाना पड़ता था। ठीक है, ये रीजन पूरा पार करके जाना पड़ता था। तो अब इतना ज़्यादा डिस्टेंस को अगर हम तय करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फ्यूल खर्चा होगा, है कि नहीं? हाँ, तो इन लोगों ने सोचा कि ये जो पनामा जो है ना, पनामा, इसका यहाँ पर जो एरिया है, यहाँ पर कुछ लेक भी है और ये थोड़ा सा एरिया पतला भी था। तो इन लोगों ने इसे काट दिया और काट करके क्या बना दिया, एक नहर बना दिया। ठीक है, अब जो जहाजें थी, वो जो जहाजें पूरी की पूरी इतना साउथ अमेरिका घूम कर जाती थी, अब उन्हें जाना रहता है तो सीधा यहीं से निकलती हैं और यहाँ से पनामा नहर से होते हुए सीधा इस साइड चली जाती हैं। ठीक है, तो ये पनामा क्योंकि यूजफुल हो गया, यहाँ पर इनको क्या होने लगा, इनका फ्यूल बचने लगा, इनका जो कि जो पैसा है वो बचने लगा। तो इससे तो जो यूएसए वगैरह की जो जहाज़ें थी उनको फ़ायदा मिल गया और पनामा जो शहर था, पनामा जो ये देश था, उसको क्या हो गया, इकोनॉमी का सोर्स मिल गया। ठीक है, तो हाँ, ये पनामा क्या करता है, एक जहाज जाएगा 5 लाख रुपए 6 लाख रुपया टोल ले लेता है उससे। बात समझ में आया क्या? हाँ, ठीक है, तो उससे क्या ले लेता है, टोल ले लेता है। इतना क्लियर हुआ? ओके, अब देख क्या था कि तूने पनामा पेपर लीक के बारे में सुना है, पनामा पेपर लीक? नहीं, अभी कुछ साल पहले ही न्यूज आया था जिसमें पाकिस्तान के जो नवाज शरीफ हैं और उन लोग के जो अपना ये अभी जो प्रधानमंत्री, क्या नाम है उसका, पगला, इमरान खान, इमरान खान, उन लोगों का नाम निकला था कि उन लोगों ने पनामा में अपने पैसे, जो कि देश का पैसा छुपा कर रखा हुआ है। तो तूने स्विस बैंक सुना है, स्विस बैंक? हाँ, तो स्विट्जरलैंड में जो लोग अपना पैसा रखते हैं तो वहां पर उन्हें अपने पैसों को सिक्योर करने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है, बरोबर? तो पनामा ने सोचा ना, क्यों ना मैं भी अपने यहाँ ऐसे बैंक खोलूँ और लोगों से कहूँ कि आप मेरे यहाँ जो कि पैसा रखिए और स्विस बैंक से कम इंटरेस्ट, जो कि कम पैसे पर ही मैं आपके पैसों को सिक्योर सिक्योर रखूंगा। तो ऐसे ही पनामा में भी बैंक खोले गए और देश विदेश से जो अलग अलग देश के जो करप्ट नेता होते थे वो अपना पैसा कहाँ रखने लगे, पनामा में। तो वैसे ही उसी उसी तरीके से क्या हुआ था कि पनामा का एक जो एम्प्लॉय था वो रिटायर्ड हो रहा था रिटायर्ड होते होते उसने ना सबका नाम लिस्ट बनाया और उस लिस्ट को लीक कर दिया। और उस समय में तुझे मैं न्यूज़ दिखाता हूँ कि पनामा पेपर लीक में काफ़ी लोगों का, अगर ये रहेगा तो यूट्यूब पर सर्च मार लेना पनामा पेपर लीक, इसका अच्छा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, देख पनामा पेपर लीक्स में बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज़ थे उनके भी पैसों के बारे में ऐसा हुआ था कि इनमें देश के बाहर पैसा रखा जाता है। अब यहाँ क्या होता है कि इसने और क्या कहा, जैसे तुझे पता है कि भारत में अगर दूसरे देश से पैसा आता है तो उस पैसे पर टैक्स नहीं लगता है। मैंने बताया कि नहीं, एनआरआई लोग जो पैसा भेजते हैं, हाँ, तो क्या उनके पैसे पर टैक्स लगता है? नहीं लगता है। तो पनामा ने कहा ना, एक काम करो, आप हमारे यहाँ जो कि एक छोटी मोटी कंपनी खोल दो और सारा पैसा भारत से कहाँ भेज दो, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। और हाँ, जैसे भारत में अगर कोई इंसान 1 लाख 1 लाख कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपया मान ले है, 1 लाख, तो उसे जो है कुछ मान लिया कि 18,000, ऐसा समझ के चल कि 18,000 उसको क्या देना है, इनकम टैक्स देना है। ठीक है, 18,000 इनकम टैक्स देना है। पनामा पनामा ने कहा कि आप मुझे ना 5,000 इनकम टैक्स दे दीजिएगा और बाकी सारा पैसा हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, आपके देश में ट्रांसफर कर देंगे। हेलो, हाँ, तो जो बंदा भारत में है, भारत में उसको फायदा होगा कि नहीं होगा?
कहाँ उसे भारत में 1 लाख पर 18,000 देना था, अब कहाँ उसे सिर्फ 5,000 देना है। तो वो अपना सारा का सारा पैसा पनामा में रखेगा कि नहीं रखेगा? रखेगा। तो ये एक तरीके का क्या हो गया, एक तरीके का फ्रॉड हो गया कि नहीं, कि तुम मतलब यहाँ से पैसे पनामा में एक झूठी कंपनी के नाम पर जो कि भेज रहे हो, और फिर वहाँ से पैसा तुम भारत में भारत में मंगा रहे हो, तो तुम्हारा सारा का सारा जो टैक्स है वो बच जा रहा है। तो ऐसे पैसे जिस पर अगर हम टैक्स नहीं देते हैं वो तो ब्लैक मनी कहलाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि हमारा जो सारा ब्लैक मनी है वो कहाँ है, विदेशों में है, यानी स्विस बैंक में है, पनामा में है। ऐसे ऐसे और भी जो छोटे मोटे देश हैं वो ऐसा ऐसा कांड करते हैं कि छोटे छोटे क्या खुलवा देंगे, अपने कंपनी खोल देंगे और उसी कंपनी के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है। हाँ, तो देख, पनामा पेपर लीक के बारे में अगर अच्छे से समझना रहेगा कि क्या होता है पनामा पेपर लीक मतलब, तो पनामा पेपर लीक का मतलब ये है कि पनामा देश में जो बैंक था, उस बैंक का एम्प्लॉय, उसको पता था कि इतने बड़े बड़े लोगों का नाम है, उसने वो नाम लिस्ट किया और उसको रिवील कर दिया था। ठीक है। हाँ, तो उसे कहा गया पनामा पेपर लीक। हाँ, तू देख लेना उसमें नवाज शरीफ जो उस वक्त के प्रधानमंत्री वगैरह थे, उन लोग का भी नाम आया था उसमें। ठीक है। हाँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ कुछ चीज़ें, कि जैसे जो पनामा था, पनामा में क्या है, पनामा कैनाल। ये पनामा कैनाल को बनाने में किसने हेल्प किया था? यूएसए ने। यूएसए ने हेल्प किया। पनामा में क्या है? पनामा में बैंक है, और ये बैंक उसी तरीके से काम करते हैं जैसे स्विस बैंक। और इससे एक चीज़ और क्या याद रखना, पनामा पेपर लीक। पनामा पेपर लीक, इतना क्लियर है? ओके। ठीक है। अब देख, ये जो पनामा, तूने देख लिया, पनामा का पड़ोसी है कोस्टा रिका, है ना? पनामा का पड़ोसी कौन है? कोस्टा रिका। कोस्टा रिका पूरा पहाड़ी एरिया है। कोस्टा रिका ने देखा कि पनामा ने कैनाल बना लिया है, एक काम करता हूँ मैं भी कैनाल बनाता हूँ। ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ, कैनाल बनाता हूँ। लेकिन ये पूरा पहाड़ों से भरा हुआ था, इसलिए इसके यहाँ की मिट्टी को खोदना बहुत मुश्किल था। ठीक है, इसके यहाँ खुदाई करना बहुत मुश्किल था, इसलिए इसने कोशिश तो किया कि एक और कैनाल बनाने के लिए, लेकिन कोस्टा रिका कैनाल नहीं बना पाया। बात समझ में है? तो कोस्टा रिका जो है, कोस्टा रिका क्या कैनाल बना पाया? नहीं। इसका एरिया कैसा है? पूरा माउंटेनियस एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, इसलिए ये कैनाल नहीं बना पाया। ठीक है। हाँ, लेकिन इसी कोस्टा रिका के इधर देख रही है निकारगुआ। निकारगुआ, निकारगुआ का ये वाला जो रीजन था ना, यहाँ पे ये, यहाँ का एरिया सॉफ्ट है और यहाँ पर एक लेक है। ठीक है, ये बीच में देख लेक है कि नहीं, लेक, और इसके इधर वाला एरिया पतला है। तो इसने यहाँ से काट करके और यहाँ से काट करके चाइना के हेल्प से एक नहर बनाया। ठीक है, इसने नहर बना लिया। तो इसमें पूछता है कि पनामा को कॉम्पिटिट करने के लिए कौन से देश ने कैनाल बनाया है? तो निकारगुआ ने, यानी कॉम्पिटिटर कैनाल ऑफ पनामा। बात समझ में? हाँ, किसने बनाया है? निकारगुआ ने, कॉम्पिटिटर टीटर कैनाल ऑफ पनामा। ठीक है, और इसने किसकी हेल्प से जो कि बनाया है? चाइना की हेल्प से। चाइना, बताओ, वहाँ बैठे बैठे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और निकारगुआ के लिए कैनाल्स बनवा दिया। और उसने कहा कि जो है 20 सालों तक
क्या करूँगा, जो इस कैनाल से जो रेवेन्यू होगा वो मैं लूँगा, उसके बाद तुम निकारागुआ तुम लेते रहना अपना। ठीक है, तो यानी हाँ, तो चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया है तो वो अपना रेवेन्यू कमाएगा कि नहीं कमाएगा? कमाएगा। तो 20 से 25 सालों तक वो लिया पैसा और उसके बाद फिर निकारागुआ लेने लगा। बात समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ओके। तो पनामा कनाल कहाँ है? पनामा में? अरे यूएसए में नहीं रे बाबा, ये सारे के सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्री कहलाते हैं। सेंट्रल अमेरिका, देख सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन आ जाएगा, मैं इधर मैप लगा के दिखा देता हूँ कि अभी जिसके बारे में मैंने तुझे बताया वो सब के सब किस में आएंगे, सेंट्रल अमेरिका में। ठीक है, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, देख इसमें तेरा कौन कौन हो गया, ये ग्वाटेमाला हो गया। ग्वाटेमाला में तुझे क्या याद रखना है, वहाँ के जंगलों में कौन थी, माया सभ्यता का फ्लरिशमेंट हुआ था। फिर उसके बाद बेलीज, होंडुरस, एल सल्वाडोर, है ना, बेलीज, होंडुरस और एल सल्वाडोर, ये तीनों क्या है, बहुत गरीब हैं। उसके बाद यहाँ तीसरा पनामा। पनामा में पनामा नहर, कोस्टा रिका बनाने की कोशिश किया बट नहीं बना पाया। निकारागुआ ने बनाया किसकी मदद से, चाइना की हेल्प से। ठीक है, तो ये सारे जो कंट्री हैं, ये एक कंट्री किस, ये क्या कहलाते हैं, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, कंट्रीज। क्लियर है? सेंट्रल अमेरिकन कंट्री, इतना क्लियर है? ओके। तो मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस से लिख देता हूँ कि तुझे पहले किसके किसके बारे में पढ़ना रहेगा। तो देख, ओके, समझ में आया ना तुझे इतना? ओके, रुक जा, इसको ऊपर लगा देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से लिख देता हूँ कि पहले तुझे देखना है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला में माया सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखना है बेलीज। तीसरा देखना है होंडुरस, होंडुरस। चौथा देखना है एल सल्वाडोर, सल्वाडोर। ये तीनों क्या है, बहुत ही गरीब कंट्री है, पुअर कंट्री। ठीक है, उसके बाद पांचवा तुझे क्या देखना है, पनामा। पनामा में क्या देखना है, पनामा कनाल। कनाल किसकी हेल्प से बना, यूएसए की हेल्प से। उसके बाद छठवा क्या देखना है कि ये कोस्टा रिका, कोस्टा रिका माउंटेनियस रीजन है पूरा, टेनियस रीजन। उसके बाद सातवां जो देखना है ये निकारागुआ। निकारागुआ, निकारागुआ ने क्या बनाया, एक कनाल, और किसकी हेल्प से बनाया, चाइना की हेल्प से। ठीक है, इतना है ये क्या, सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, ओके। अब तुझे कुछ इधर छोटे छोटे देश दिख रहे हैं ऊपर, हाँ, इसके बारे में समझते हैं, वेस्ट इंडीज़ के बारे में। ठीक है, हम मैं नया वो ले लेता हूँ और उसके बारे में समझाता हूँ कि वेस्ट इंडीज़ क्या होता है। वेस्ट इंडीज़ एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, बहुत सारे कंट्री का ग्रुप है।
उसे हम कहते हैं वेस्ट इंडीज़। क्या था, इसकी खोज कैसे हुई थी, इसकी स्टोरी भी बताता हूँ। मैप कहाँ गया वेस्ट इंडीज़ का? ओके, वेस्ट इंडीज़ इधर है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ कहाँ मिलेगा, तो देख ये क्या है, ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा किसका हिस्सा है? मैं इधर मैप लगा देता हूँ, समझ में आएगा कौन सा पोर्शन है। देख, ठीक है, यहाँ पर इससे देख लेना मैं कौन से कंट्री के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये सारे कंट्री, ठीक है, ये सारे कंट्री इधर सब बड़ा जूम करके सारा का सारा ये पिक लिया हूँ मैं, ठीक है। हाँ, नीचे ये क्या है, ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका। अच्छा, क्या था कि कोलंबस नाम का एक वो था, नाविक था कोलंबस। वो खोजने निकला था भारत को, ठीक है। उसने सोचा कि मैं भारत की खोज करता हूँ, तो तू ऐसे मैप पे थोड़ा समझ कैसे हुआ था उसकी स्टोरी। इसके लिए मुझे चाहिए वर्ल्ड मैप, थोड़ा सा ये वर्ल्ड मैप। ओके, ठीक है, चल यहाँ समझ आता हूँ, फिर बाद में बताऊँगा। ये क्या था कि यहाँ ब्रिटेन का इधर ही का था कौन, सॉरी ब्रिटेन बोलो, यहीं पुर्तगाल या फ्रांस वगैरह का था कौन, कोलंबस, ठीक है। हाँ, तो ये इसको जाना था कहाँ, इधर कहाँ जाना चाहिए, भारत के पास, मतलब यहाँ इंडिया, इंडिया इधर था। तो ये ना जब जा रहा था गधा, तो ये इसका उसमें इतना एडवांस टेक्नोलॉजी था नहीं कि पर्टिकुलर रूट पता चल जाए। तो ये आते 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 थे इधर किसी आइलैंड पे रुका, और रात को सोया था, इसके जहाज का रुख मुड़ गया, वो इधर पहुंच गया, ठीक है। इधर पहुंचा तो यहाँ पर देखा, यहाँ के लोगों का कलर थोड़ा सा लाल लाल टाइप में था, ठीक है, यहाँ जो आदिवासी रहते थे। और यहाँ पहुँच के उसने कहा मैंने इंडिया को खोज लिया, और वहाँ पर नाम दिया उसने इंडीज़, ठीक है, इंडीज़। बाद में कौन आया, वो वास्को डिगामा, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा कहा गधा कहीं का, ये वेस्ट इंडीज, ये मतलब इंडिया थोड़ी है। वास्को डिगामा गया यहाँ से यहाँ खोजते खोजते, और वहाँ पहुँचा कहाँ, इंडिया में, ठीक है। इसने कहा ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया इधर है, इसको कहा इंडीज, ठीक है। हाँ, तो अब क्या था कि यूरोप से कोई भी इंसान भारत में जाता तो भी कहता इंडीज जा रहा हूँ, और यहाँ जाता तो भी कहता इंडीज जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये देखेगी तो ये क्या है, ये दुनिया के वेस्ट में है, और भारत यहाँ आएगा दुनिया के ईस्ट में। तो इन लोगों ने कंफ्यूजन ना हो इसलिए भारत को क्या कहा, ईस्ट इंडीज, ठीक है, और इसको क्या कर दिया, वेस्ट इंडीज। बात समझ में आया क्या? भारत को क्या कहा है लोगों ने, ईस्ट इंडीज, और इसको कह दिया वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो भारत तो अपना इंडिया बन गया, और वेस्ट इंडीज ही रह गया। समझ में आया? हाँ, तो कहेगा कि वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी, कोलंबस, ठीक है। वेस्ट इंडीज की खोज किसने की थी, कोलंबस ने। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि थोड़ा सा स्टोरी समझ में आने के लिए, यहाँ पर पहले एक नाविक था, उसका नाम था कोलंबस। कोलंबस ये खोजने निकला था इंडिया को, लेकिन खोज दिया वेस्ट इंडिया को, वेस्ट इंडीज, ठीक है। और फिर आया वास्को डिगामा, वास्को द गामा। इसने कौन सा रूट खोजा, तो भारत का रूट खोजा,
इंडिया, ठीक है, यानी इंडिया तक पहुंचने का रास्ता खोजा कि इंडिया तक जाने का कौन सा रास्ता है, ठीक है। तो भारत का नाम जो इंडिया है वो वहां पर बह रही इंडस रिवर के नाम पर पड़ा है कि नहीं। इंडस रिवर को वो लोग क्या कहते थे, इंडीज, इंडस 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 करते करते वहां के रहने वालों को लोग इंडीज कहने लगे और इसी तरीके से नाम पड़ गया इंडिया। इतना क्लियर हुआ क्या? ओके। अब देख, ये जो वेस्ट इंडीज जो कंट्रीज हैं सारे के सारे, ठीक है, इनका कोई अपना एक पर्टिकुलर कैपिटल है नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारे एक आइलैंड से मिल करके बने हुए हैं, ठीक है। अब जैसे भारत है तो भारत का एक प्रॉपर लोकेशन है कि अच्छा हाँ यहाँ से यहाँ तक भारत है, उसका कैपिटल जो कि इंडिया है, अरे दिल्ली है, ठीक है। हाँ, इसी तरीके से जितने भी देश है उनका एक पर्टिकुलर लोकेशन है। लेकिन अगर तो कोई तुझसे कहेगा बताओ ब्रिक्स, ब्रिक्स का जो कि क्या कैपिटल है, तो ब्रिक्स का कोई कैपिटल हो सकता है? क्यों? क्योंकि वो भाई 4 देशों का ग्रुप है वो, तो उसका क्या कैपिटल होगा? हाँ, मतलब 5 देशों का वो क्या है, ब्रिक्स ग्रुप है, तो इसका क्या कैपिटल होगा? इसी तरीके से इन सब देशों को मिला करके बनता है वेस्ट इंडीज। तो क्या वेस्ट इंडीज का कोई कैपिटल होगा? नहीं। तो कोई अगर कभी पूछा कि वेस्ट इंडीज का कैपिटल क्या है तो उसको समझा देना, वेस्ट इंडीज कोई एक देश का नाम थोड़ी है। तूने वेस्ट इंडीज टीम के बारे में सुना होगा, क्रिकेट टीम है ना, जैसे इंडिया की क्रिकेट टीम है, पाकिस्तान की है, वैसे वेस्ट इंडीज की है। तो वेस्ट इंडीज में अलग अलग देशों से अलग अलग प्लेयर आते हैं उसमें, और सब मिल करके एक ही साथ खेलते हैं और वो कहलाते हैं वेस्ट इंडीज प्लेयर। बात समझ में आया? हाँ, तो अब वेस्ट इंडीज के अंदर घुसते हैं और देखते हैं इनकी थोड़ी क्या क्या खासियत है। वेस्ट इंडीज, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ, क्या वेस्ट इंडीज कोई सिंगल कंट्री है? नहीं, ग्रुप ऑफ कंट्री है, आइलैंड्स, वेस्ट इंडीज। अब देख, यहाँ समझाता हूँ मैं। देख, ये जो वेस्ट इंडीज है इसके नीचे क्या है, करेबियन सी। इसके नीचे क्या है, करेबियन सी। इसलिए इस वेस्ट इंडीज को करेबियन कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। कोई कहेगा करेबियन कंट्री और वेस्ट इंडीज में क्या फ़र्क है, तो कोई फ़र्क नहीं है। सेम उसी तरीके से जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ठीक है। तो वेस्ट इंडीज को किस नाम से जाना, और किस नाम से जाना जाता है, करेबियन कंट्री। एक करेबियन, CARI, करेबियन कंट्रीज, ठीक है, करेबियन कंट्रीज। इन्हें एंटीलियन भी कहा जाता है, एंटीलियन या एंटीलीज, एंटीलियन, ठीक है। करेबियन, एंटीलियन, वेस्ट इंडीज, ये सब एक ही के नाम हैं। बात समझ में आया क्या? हाँ, कहेगा कि करेबियन कंट्री किसे कहते हैं तो वेस्ट इंडीज़ को, एंटीलियन किसे कहते हैं तो वेस्ट इंडीज़ को, ठीक है। हाँ, इसे एक और नाम से जाना जाता है क्योंकि ये दुनिया के वेस्ट में है, इसलिए ग्रुप ऑफ वेस्टर्न आइलैंड भी कहा जाता है, ग्रुप ऑफ वेस्टर्न आइलैंड, आइलैंड्स। इतना क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम इसके यहाँ के देश के बारे में समझते हैं। बता, वेस्ट इंडीज में कहेगा वेस्ट इंडीज कौन से ओशियन के अंडर आता है, मतलब कि उसके नीचे के समुद्र को कौन सा सी कहते हैं, कौन सा सागर कहते हैं? करेबियन, करेबियन, कैरेबियन सी, ठीक है, करेबियन सी। तो पूछेगा करेबियन सी कहाँ आता है, वेस्ट इंडीज में, ठीक।
बात समझ में आ रहा है? कहा कैरेबियन सी कहाँ आता है? वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज का जो सबसे फेमस जो शहर है और देश है वो है क्यूबा। ठीक है, वेस्ट इंडीज का सबसे फेमस देश कौन सा है? क्यूबा। तो क्यूबा के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, क्यूबा। क्यूबा, क्यूबा को मैंने बताया था बाउल ऑफ शुगर कहते हैं, चीनी का कटोरा। बाउल ऑफ शुगर, चीनी का कटोरा। क्यों कहते हैं बाउल ऑफ शुगर? हाँ, गन्ने का प्रोडक्शन इजीली हो जाता है। देखो अगर यहाँ पर अगर ये दिखा है कि जो है शुगर कितना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, शुगर केन इन क्यूबा। हाँ, एकदम अच्छा खासा आसानी से यहाँ पर प्रोडक्शन हो जाता है क्यूबा में, बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए ही। ठीक है, तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं बहुत आसानी से गन्ने को उगा सकते हैं। इतना अच्छे से तो पिक नहीं दिख रहा है, बट कहेगा कि शुगर जो कि ये क्या कहते हैं, बाउल ऑफ शुगर। ठीक है, बाउल ऑफ शुगर यानी चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को। क्योंकि ये ना, ये जो क्यूबा है ये पूरे वेस्ट इंडीज में सबसे डेवलप्ड है, इसीलिए इसे करेबियन जो सी है ना, करेबियन सी की मोती कहते हैं, पर्ल ऑफ करेबियन सी। ठीक है, पर्ल ऑफ करेबियन सी, पर्ल ऑफ करेबियन सी। पर्ल ऑफ करेबियन सी किसे कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं। ठीक है, क्यूबा ही वो पहला देश था जिसने एक दवाई बनाई थी, जो अगर कोई महिला है उसको एचआईवी है, ठीक है, और उसके पेट में जैसे कि वो सेक्सुअली इन्वॉल्व होती है और उसके पेट में बच्चा होता है, तो चांसेस 100% हो जाएगा कि उस बच्चे को भी क्या हो जाए, एचआईवी हो जाए। ठीक है, लेकिन क्यूबा पहला देश था जिसने मेडिसिन बनाया कि अगर किसी महिला को एचआईवी है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को एचआईवी नहीं होगा। ठीक है, तो इसने कौन सा मेडिसिन बनाया था? मेडिसिन एचआईवी से प्रोटेक्ट करने के लिए, एचआईवी प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन किसको? चाइल्ड को। किससे? मदर से। ठीक है, यानी माँ को अगर एचआईवी है और वो माँ वो दवा ले रही है तो उससे उसके बच्चे को एचआईवी नहीं होगा। बात समझ में? ओके, तो क्यूबा के बारे में इतना समझ में आया? क्यूबा के बारे में इतना चीज समझ में आया? हाँ, अब देख, क्यूबा के नीचे एक, तुझे यहाँ जो कोना है वहीं मिलेगा ग्वांतनामो। कहाँ गया ग्वांतनामो? हाँ, इसमें नहीं दिखा है क्या? यहाँ पर होना चाहिए ग्वांतनामो। अगर इस पे नहीं दिखा है तो मुझे मैप में दिखाना पड़ेगा कि ये ग्वांतनामो। लेट मी शो यू। क्यूबा, क्यूबा के किनारे ग्वांतनामो कहाँ चला गया? हाँ, ये देख, ये ग्वांतनामो दिख रहा है, ये वाला रीजन, ये, हाँ, ग्वांतनामो। इस ग्वांतनामो पर ना उसका जो है यूएसए का एक जेल है, सेलुलर जेल। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही सेम सेलुलर जेल है। यहाँ पर लोगों को बहुत बेदर्दी से मारा जाता है। ठीक है, मतलब कि
यहाँ की कंडीशन ऐसे समझ लो कि सुअर खाने में रख दिया गया हो किसी को, उस तरीके से एकदम गंदगी, बहुत बेदर्द तरीके से मारा जाता है। अगर किसी से इंफॉर्मेशन निकलवाना है तो उसकी नसों में पेट्रोल वगैरह चढ़ा देते हैं। ठीक है। तो ग्वांतनामो में कहेगा कि ग्वांतनामो में किसका जेल है, तो यूएसए का है, दुनिया का सबसे खराब जेल। ठीक है। हाँ, तो ग्वांतनामो, ये वाला जो रीजन है, यहाँ क्या है, ग्वांतनामो। ग्वांतनामो, ग्वांतनामो, ग्वांतनामो। ग्वांतनामो में क्या है, यूएसए का सेलुलर जेल। क्लियर है। हाँ, ओके। उसके बाद नीचे है जमाइका, छोटे छोटे सब कंट्री है ये जमाइका। जमाइका का ही है हुसैन बोल्ट, क्रिस ग्रेल। बात समझ में आया क्या? हेलो। हाँ, नहीं आवाज नहीं आ रही। ये है जमाइका, JAM, JA, जमाइका। ठीक है। हुसैन बोल्ट को जानती है कि नहीं? तेरा मामा लगता है, चाचा लगता है, हुसैन बोल्ट। ठीक है। हुसैन बोल्ट का क्या कहना था कि जो है 100 मीटर दौड़ने के लिए मैंने 6 साल तक प्रैक्टिस की थी। ठीक है। यानी अपने 6 सेकेंड 9 सेकेंड का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए उसने 6 साल मेहनत करी, और लोग 2 महीने 4 महीने 6 महीने में की मेहनत में हार मान लेते हैं, और उन्हें रिजल्ट इतनी जल्दी चाहिए रहता है। ठीक है। तो हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट क्या है कि जमाइका किस लिए फेमस है? हुसैन बोल्ट के लिए। हुसैन बोल्ट। यही कहा क्रिस गेल। क्रिस गेल, तू मैच देखती है? हाँ, तो क्रिस गेल ये है। पता नहीं, मेरे तो कुछ दोस्त लोग देखते हैं मैच वैच, तो एक तो ऐसा डिस्क्रिप्शन करता है, कहता है खड़े खड़े छक्का मारता है। क्रिस गेल। ठीक है, क्रिस गेल। बात समझ में आई? ओके, ठीक है। अब देख, तुझे यहाँ पर मैप में एक ये केमन आइलैंड दिख रहा है, ये केमन आइलैंड, केमन आइलैंड। ये केमन आइलैंड पर ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है। ब्रिटेन का कब्जा है, और यहाँ पर क्या होता है कि फ्रॉड फ्रॉड में कंपनियां बनाई जाती है, और उस कंपनियों में क्या होता है कि बाहर देश के पैसे को इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर यहाँ से वो पैसा उसी देश में वापस इन्वेस्ट किया भेज दिया जाता है। यानी 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी ब्लैक मनी को वाइट करने का काम होता है केमन आइलैंड की कंपनियों में। बात समझ में आया? हाँ, तो कहेगा ये जो केमन आइलैंड है, CAYMAN, केमन आइलैंड, केमन आइलैंड, इस पर किसका कब्जा है?
ब्रिटेन का कब्जा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, तो हवाला मनी। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग का नाम सुना है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग ये होता है कि तुम अपने देश से पैसा हमारे देश में डालो किसी छोटी मोटी कंपनी में, और यहाँ से हम 2% इंटरेस्ट लेके सारा पैसा तुम्हें दे देंगे। तो तुम्हारे देश में जो पैसा जाएगा वो कैसा हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा, है ना। कि यानी जैसे कि मान ले ये मैक्सिको है, मैक्सिको से पैसा तूने भेजा यहाँ पे कितना, 100 रुपया। मैक्सिको में इस 100 रुपये पे जो कि तुझे 10 रुपये टैक्स देना था, लेकिन तूने यहाँ पैसा भेजा और तूने यहाँ पर 2 रुपये दे दिया, यानी 98 रुपये लोग तुझे वापस भेज दिए। तो क्या अब इस 98 रुपये पर टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है, तो हो गया ना, उसने अपना पैसा बचा लिया बहुत सारा, जहाँ उसे 10 रुपये देना था उसने 2 रुपये दे करके 8 रुपये बचा लिए, है कि नहीं। तो यही होता है हवाला का पैसा यहाँ से वहाँ करना, और टैक्स टैक्स की चोरी वगैरह करना। ठीक है, इतना समझ में आया। ओके, अब देख, यहाँ दो देश तुझे देख रहे हैं, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, है ना, हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक। ये जो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक है, ये जिस आइलैंड पर है उस आइलैंड को कहते हैं हिस्पेनियोला। इस आइलैंड को क्या कहते हैं, हिस हिस्पेनियोला, हिस्पेनियोला। ठीक है, इस आइलैंड को क्या कहते हैं, हिस्पेनियोला आइलैंड। ठीक है, हिस्पेनियोला, मैं यहाँ लिख दूँ। चौथा कहेगा कि हैती प्लस डोमिनिकन रिपब्लिक, डोमिनिकन रिपब्लिक, ये कौन से आइलैंड पर हैं, वो जिस आइलैंड पर है उनका क्या नाम है, हिस्पेनियोला। ठीक है, हिस्पेनियोला, इतना क्लियर है। ओके, ठीक है, उसके बाद तुझे यहाँ पर एक कंट्री मिलेगी जिसके नाम के आगे लगता है द बहामस। द, तो तूने सुना होगा ना, दुनिया में द बहुत कम चीज़ों के आगे लगता है, यानी अगर किसी के सामने द लगता है तो ऐसा होता है जो एक ही है, उसके टाइप का दूसरा कोई ना हो, है ना। जैसे सूरज एक ही है ना, चंद्रमा एक ही है, मतलब ऐसा हमारे लिए चंद्रमा एक ही है, वैसे तो देखेगी तो हर प्लेनेट के अपने अपने मून्स है, लेकिन हमारा तो एक ही मून है ना। हाँ, तो वैसे ही किसी के सामने अगर द लगता है तो बहुत नाम, मतलब कि उसका माना जाता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट है ना। जैसे द कपिल शर्मा शो, है ना। तो वैसे ही ये बहामस है, बहामस का नाम ही है द बहामस। इसके लिए कोई विशेषता नहीं है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पर कुछ होता है इसके लिए, इसका जो कि इसके नाम के आगे द लगा हुआ है। ठीक है, इसका नाम ही है द बहामस। बात समझ में आ रही है। ओके, इतना क्लियर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब देख कि ये जितने भी थे वेस्ट इंडीज में, तूने चाहे वो हैती क्यूबा हो गया, ठीक है, जमाइका हो गया, केमन आइलैंड, हैती, डोमिनिकन, ठीक है, और उसके बाद तेरा ये जो हो गया दी बहामस वगैरह, ये सारे के सारे किस में आते हैं, सेंट्रल सेंट्रल अमेरिका में नहीं, ये वेस्ट इंडीज में आते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिका हमने इससे पहले, वेस्ट इंडीज में तुझे एक यहाँ मिलेगा ट्रिनिनाद और टोबैगो, दिख रहा है एकदम कोने पे। हाँ, ट्रिनिनाद और टोबैगो ये भी वेस्ट इंडीज के ही पार्ट हैं। ठीक है, ट्रिनिदाद और टोबैगो किसके पार्ट है, वेस्ट इंडीज के ही पार्ट हैं। ठीक है, ओके, और जब कल वाले लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो तुझे बताऊंगा कि ये जो वेस्ट इंडीज है, ठीक है, यानी करेबियन कंट्री, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री और ये साउथ अमेरिका,
इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो इसे हम कहते हैं लैटिन अमेरिका। तूने कई बार सुना होगा ना, लैटिन वर्ड है, लैटिन लेटर है, ग्रीक, ग्रीक तो ग्रीक से आया है, लैटिन अमेरिका किसे कहते हैं। तो मोस्टली लोगों को क्या लगता है सिर्फ साउथ अमेरिका को लैटिन अमेरिका कहते हैं, लेकिन ये वेस्ट इंडीज यानी करेबियन कंट्री, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, इन तीनों को मिला दिया जाता है तब बनता है लैटिन अमेरिका। बात समझ में आया? ओके, ठीक है। तो यहाँ मैं उसे लिख देता हूँ ताकि जाने से पहले, आगे के लिए कल कुछ छोड़ दूंगा ना। लैटिन अमेरिका, लैटिन अमेरिका में कितने देश आते हैं? तो तीन। कौन कौन से? सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका प्लस करेबियन कंट्री, करेबियन कंट्रीज और प्लस साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इन तीनों को मिलाकर के क्या बनता है? लैटिन अमेरिका। इतना क्लियर है? ओके। अच्छा, ये जो मैंने बताया ट्रिनिदाद और ये जो टोबैगो है ना, यहाँ पर 80% जो आबादी रहती है, ट्रिनिदाद और टोबैगो में 18% जो आबादी रहती है वो हिंदू रहती है। हाँ, हिंदू पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। क्यों? यहाँ पर कैसे आए थे? तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स वो इंडियंस को यहाँ पर पनामा नहर वहर को खुदवाने के लिए और बाकी सारे काम करवाने के लिए इंडिया से यहाँ पर ले गए थे। बात समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पर कहेगा कि ये जो ट्रिनिडाद और टोबैको है, टोबैको में मैक्सिमम 18%, मतलब कि मैक्सिमम अगर आबादी देखा जाए तो हिंदू पॉपुलेशन की है यहाँ पर ट्रिनिडाद और टोबैको में। ये लोग कहाँ से आए थे? तो वही भारत से ही आए थे। कौन लाया था? तो ब्रिटिश जो थे उस वक्त, वहाँ से स्लेवरी जब सिस्टम नहीं चलता था, हाँ, तभी वहाँ से उठा उठा के यहाँ पर लेकर के आए हुए थे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, बाकी की स्टोरी कल देखेंगे। ठीक है? ओके।